हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, घर पे हैं, सेफ हैं। अपना भी ध्यान रखिए बेटा, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई भी रेगुलरली करते रहिए। पढ़ने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो आज बेटा हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हुए अगर एनसीईआरटी देखें तो ये हमारे पास थर्ड चैप्टर होगा, और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा जो करंट वर्ड है या जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो अब हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, इसके अंदर भी हम चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर था उसमें भी हमने चार्ज और चार्ज से रिलेटेड फिनोमिनास और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे हमारा चार्ज रेस्ट के अंदर था और अब हमारा जो चार्ज है वो मोशन करेगा। तो हमारा चार्ज है वो मूव करने लग चुका है, चार्ज मोशन में आ चुका है, मतलब अब चार्ज फ्लो करने लगा है। जैसे नदी के अंदर हमारा पानी फ्लो कर रहा होता है, तो ऐसे ही अब हमारा कुछ मटेरियल्स होंगे, कुछ सिचुएशंस होंगी जिसमें चार्ज फ्लो करेगा, और इस चार्ज के फ्लो करने के रेट को ही हम करंट बोलते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है कि करंट, जो हमें नोट डाउन करनी है। करंट क्या होता है बेटा? करंट तो ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। इज कॉल्ड करंट। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा करंट क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक बेसिक एंटिटी होती है चार्ज। अगर वो चार्ज फ्लो करने लग जाए एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, मान लो ये एक एरिया है, अगर यहाँ से कुछ चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। बेसिकली करंट को बेटा हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि देखो, अब हो सकता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा हो, जैसे मतलब मान लो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप देख रहे हो हर एक सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हर सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब फिक्स रेट के साथ चल रहे हैं। अब फिक्स रेट को आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट बोलोगे। तो अगर मान लो कांस्टेंट करंट है, मतलब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे आई होता है Q बाई टी, मतलब चार्ज और उसका रेट फ्लो करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। ये हमारा फॉर्मूला है। पर क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है? नहीं बेटा, जो ये फॉर्मूला हम I इज इक्वल टू Q बाई टी पढ़ते हैं, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसी को हम करंट बोलते हैं। पर ये फॉर्मूला अप्लाइड है फॉर स्टेडी करंट, मतलब कांस्टेंट करंट। लेकिन अगर हमारा करंट कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है वो फिक्स नहीं है, कभी कम चार्ज जा रहे हैं, जैसे कभी एक सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन गए, अब 3 चले गए, अब 10 चले गए, तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे बेटा कि सपोज करो डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन टाइम डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी टाइम है ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। हम कहेंगे कि लिमिट लेंगे डेल्टा टी टाइम टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही स्मॉल है, और इस टाइम पे हम देखेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला वही है, चार्ज अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, चार्ज अपॉन टाइम। अगर कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज अपॉन टाइम कभी भी कर लो, कितने भी टाइम के लिए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा वेरिएबल है फॉर वेरिएबल करंट, तो हम क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को देखेंगे, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रैवल करना चाहिए, थोड़े से टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन करनी है हमें, तो स्मॉल टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे कि स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी हेल्प से हम करंट निकालेंगे, ठीक है। अब और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? अब करंट भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब यूनिट की बात करते हैं। अब आती है एसआई यूनिट।
क्या होती है एसआई यूनिट? हमें अच्छे से पता है क्लास 10 से कि एम्पियर होती है, एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। अब एसआई के अलावा हमें सीजीएस यूनिट्स भी पढ़नी होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट, अब सीजीएस में आपको पता है ईएमयू ईएसयू दो होती है हमारे पास। यहाँ पे हम ईएमयू पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये होती है बायोट, इसको हम बीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको एप एम्पियर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है एप एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारी एसआई और सीजीएस यूनिट है। अब हम क्लास 10th को ही रिवाइज करें बेटा, तो हम 10th के अंदर एक फॉर्मूला डिफाइन करते थे 1 एम्पियर, और हम कहते थे कि ये होता है कूलाम, ये होता है सेकंड यूनिट्स के टर्म्स में एम्पियर। तो हम कहते थे 1 कूलाम अगर चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। बट वो इम्प्रॉपर डेफिनेशन है। हम प्रॉपर डेफिनेशन जो एम्पियर की डिफाइन करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अभी आप वेट कीजिए, बस आप ये समझ लीजिए कि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। उसके अलावा अब आपको पता है कि बेटा कि करंट जो है वो किसके फ्लो को माना जाता है? चार्ज के फ्लो को। चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर बेटा हमारा, बिल्कुल शुरुआत हुई है हमारे चैप्टर की। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट्स को उठाते चलेंगे कि कहाँ से आ रही है चीजें। अब बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? तो हम कहेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब हम कहेंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होगा। जैसे मान लो कि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यही डायरेक्शन हमारे करंट की भी होगी, ठीक है। बट हम कहते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। दोनों बातों का सेम मीनिंग है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर इस साइड जा रहा है तो करंट भी इसी साइड जाएगा, बट अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। यही बात समझ आई? तो हम कहेंगे कि हमारे करंट की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं? चार्ज के बेसिस पे। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही बात समझ आ रही है? ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है? हमें करंट बनाना है। हम चार्ज लेके आएंगे और चार्ज को चलाएंगे, बेसिकली चार्ज को फ्लो करवाएंगे। चार्ज फ्लो करते ही करंट बन जाएगा। डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शन तक भी समझ आ गई। अब बताइए बेटा कि अब आता है कि करंट का नेचर कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ करंट, कि करंट का नेचर कैसा है। क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो वैसे तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसके नेचर में बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई करंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो है ही है, जिसको हम एम्पियर्स में मेजर करेंगे, उसकी तो डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन सी है बेटा? डायरेक्शन है हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव, या फिर कह सकते हो ना कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में, नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। इसके अलावा आपने क्लास 10th में ये भी पढ़ा होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो फिर हम स्केलर क्यों कह सकते हैं? कोई खास रीजन? कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है कि क्या रीजन है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कहेंगे कि although current have magnitude as well as direction, but it is a scalar quantity because it does not obey the vector law of addition. जो हमारे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है उनको ये फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 7 एम्पियर, तो सामने जो करंट जाएगा वो 5 + 7 जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ये एंगल कितना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इट डज नॉट ओबे
वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसकी वजह से ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीज सबसे पहले आप नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो 10th क्लास से पता है हमें अच्छे से। अब इसके अलावा और क्या बातें हैं, इसके अलावा और भी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि करंट होता कितने तरीके का है। आपने नाम सुना होगा AC, DC, ठीक है। आपने कुछ और भी वर्ड सुने होंगे, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या चीजें हैं, फटाफट एक लाइन के अंदर हम सभी की डेफिनेशन समझते हैं कि करंट क्या क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो बेटा जो AC है, आपने 10th में भी नाम सुना है, आपने DC और AC दो तरीके के करंट सुना है। DC मीन्स डायरेक्ट करंट और AC मीन्स ऑल्टरनेट करंट। आपने इन दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुना है, फिर भी हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 7 आएगा उसके अंदर हम पूरा का पूरा ऑल्टरनेट करंट पढ़ेंगे अच्छे से। बट फिर भी यहाँ पे एक बेसिक के लिए मैं बता दूं बेटा, जो करंट अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है उसको हम AC बोलते हैं। द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ क्या करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और DC क्या होते हैं, द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे करंट जो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे वो तो कहलाएंगे DC, और जो चेंज करेंगे वो कहलाएंगे AC। तो दो वर्ड फेमिलियर हो गए आपको कि हमारे करंट कितने तरीके के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरीके के होते हैं। इसके अलावा बहुत बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे। एक आपको निकालना पड़ेगा एवरेज करंट, एक आपको निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस करंट। बेटा इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना है, मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात करनी है। तो इंस्टेंटेनियस करंट, I इंस्टेंटेनियस, इसका फॉर्मूला होता है dQ/dt। एक चीज ध्यान रखना, तब भी वर्ड इंस्टेंट आ जाए मतलब एक छोटे से टाइम की बात हो रही है, और बहुत स्मॉल इंटरवल को हम हमेशा डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरेज करंट जिसको हम I एवरेज बोलेंगे वो होगा ΔQ/ΔT। ये दो फॉर्मूले हमारे काम के हैं, इनको फटाफट नोट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बता देते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज है, चार्ज का सीक्वेंस है 4t² + 5t³। ये एक चार्ज है, आपको बोला जाए इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, फाइंड द करंट एट टाइम = 3 सेकेंड। कैसे निकालोगे, सिंपल, इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स डिफरेंशिएशन कर दो Q का विद रिस्पेक्ट टू T, तो हमें करंट मिल जाएगा। तो हम कहेंगे I = dQ/dt डिफरेंशिएशन करो बेटा, 4 ये 2t + 5 और 3t²। कहाँ निकालनी है, वैल्यू निकालनी है t = 3 पे, तो यहाँ पे t = 3 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई? क्या मैं इस फॉर्मूले से कोई और फॉर्मूला बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान रखना। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dQ = IDT और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो dQ = ∫IDT। मतलब अगर आपको करंट पता है और आपको चार्ज निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब हमने 3 फॉर्मूले मेजर पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर हमें चार्ज पता है, टाइम पता है और करंट निकाला जा सकता है Q/D से। एवरेज निकालना हो तो ΔQ/ΔT, इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो dQ/dt, और अगर हमें I पता है और हमें चार्ज निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए बेटा, यहीं से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करने हैं हमें। क्या, वो देखिए, आपको अच्छे से पता है, तब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया था, तो हमेशा एक दिमाग में बात थी कि डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं स्लोप से रिलेट करता है और इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एरिया अंडर द कर्व से रिलेट करता है। तो आपके पास 2 ग्राफ बन सकते हैं फिजिक्स में, कौन कौन से, देखिए। एक तो ग्राफ हो सकता है करंट वर्सेस टाइम का,
मतलब इस तरीके से मान लो यहाँ करंट है, ये टाइम है और ये ग्राफ है, ठीक है। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? तो ध्यान रखना कि एरिया, देखो करंट और टाइम और इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो एरिया अंडर IT ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज। यही बात बतानी है आपको कि जहां पे इंटीग्रेशन है मतलब कहीं ना कहीं वो एरिया अंडर से रिलेटेड है, और जहां पे डिफरेंशिएशन है कहीं ना कहीं वो स्लोप से रिलेटेड है। ऐसे ही आपके पास एक ग्राफ हो सकता है इस तरीके से, मान लो ये है Q और T का ग्राफ। तो हम कहेंगे अगर आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे करंट निकालना है, आप इसकी स्लोप निकाल दीजिए। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स करंट। हाँ भाई, काम के कौन कौन से पॉइंट है इंपॉर्टेंट हमारे? करंट होता है Q/T, सबको पता है। आपको क्या पता है? एवरेज करंट होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस होता है dQ/dt। करंट पता है, टाइम पता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। ग्राफ पता है तो क्या निकाल सकते हो? IT ग्राफ पता है और Q निकालना है तो एरिया अंडर निकाल दो, और अगर QT ग्राफ पता है और स्लोप निकालनी है। सोच रहे हो कि कहाँ से आया? फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, dQ/dt। मैथ्स में चले जाओ, अब आप फिजिक्स में मत रहो। मैथ्स कहता है, अगर इस बॉक्स को मैं मैथ्स की भाषा में बोलना चाहूँ तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T। और डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, मतलब QT ग्राफ की स्लोप बताता है I, ठीक है ना। QT ग्राफ की स्लोप क्या होगा? I होगा। और यहाँ पे आ जाऊं मैं तो एरिया, किस किस का एरिया निकालना है? IT ग्राफ का, वो देगा चार्ज हमें, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट आपके फेयर नोटबुक में एज ए नोट होनी चाहिए, और ये हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात आती है, एक छोटा सा दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा कि मैम आपने ये लिखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में करंट होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लो कौन सा करता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है या नेगेटिव फ्लो करता है? फिर आपका दिमाग चल रहा होगा कि भाई हमारे पास एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है, पर पॉजिटिव तो हमारे न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, तो वो तो मूव नहीं कर सकते। फिर देखिए बेटा, बात आती है कि आपने 3 वर्ड्स का नाम सुना होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर। ये तो दो फैमिलियर ही है, तीसरा और है सेमीकंडक्टर्स। सेमी मीन्स बीच का, और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है। अब करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसको फ्लो करना चाहिए? चार्ज को फ्लो करना चाहिए। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा चार्ज है जो फ्लो करता है? क्या दोनों कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है आपका मेटेरियल कौन सा है, आपकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े होंगे, ठीक है। हम बात करते हैं, जो छोटा सा वर्ड है हमारे लिए, चार्ज कैरियर्स, या फिर आप कह सकते हो कैरियर्स ऑफ करंट, ठीक है। आप क्या कह सकते हो? कैरियर्स ऑफ करंट। कि करंट के कैरियर्स होते कौन हैं? तो हम ये कहेंगे कि अगर तो बात करें सॉलिड कंडक्टर्स की, किसकी बात करें? सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में कौन आता है? फॉर एग्जांपल मेटल्स। मेटल्स के अंदर करंट क्यों फ्लो होता है? करंट मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? तो बेटा मेटल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं। तो हमारे सॉलिड कंडक्टर मींस मेटल के अंदर चार्ज को कैरी करने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम छोटा सा डिस्कस करते हैं। वैसे इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में हम 99%
हम अपने सॉलिड कंडक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर हमारा फोकस सॉलिड कंडक्टर्स पे रहेगा, मतलब मेटल्स के ऊपर रहेगा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, और मूव करने के साथ साथ वो क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आए कहाँ से। तो देखिए बेटा, अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूँ, तो अगर मान लो कि सोडियम वैसे तो क्या है हमारा, मेटल और मेटल, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि भाई कहाँ से आए ये इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम सुना है। हमारे मेटल्स के पास, हमारे एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं हमारे एटम के साथ। तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसके कोर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो आउटर मोस्ट शेल हो गई हमारे पास, सपोज कर पहली वाली शेल में हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, नेक्स्ट में हमने 8 बना दिए, और फिर हमने ये 3 बना दिए। हाँ भाई, क्या लिख दिया मैंने, 8 और 10 और 3 13 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ये लूजली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं ये लूजली बाउंड, मतलब ये ऑलमोस्ट फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और यही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ये हमारे कंडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते। ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर्स की, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मेटल्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री वर्ड का मतलब क्या है? बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो बेटा, वैसे तो फ्री का मतलब होता है आजाद, बिल्कुल आजाद। ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाउंड है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ, बट ये विद इन द मेटल मूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का ना होके ये लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, आयरन एक मेटल है। तो मतलब इस सरफेस के अंदर में, सरफेस से बाहर नहीं निकल रहा कुछ भी, इस मटेरियल के अंदर ही अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। अब देखो, मोबाइल वर्ड का मतलब होता है मूव करना। तो अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस के अंदर मूव कर सकते हैं तो हम उनको मोबाइल कह सकते हैं, फ्री भी कह सकते हैं। बट एग्जैक्टली फ्री का मतलब होता है कि मतलब उसकी मोह माया नहीं है किसी के साथ, मतलब किसी के साथ कोई अटैच नहीं है वो। यहाँ पे क्या ये किसी के साथ कुछ अटैच नहीं है, नहीं है, ये अपने सरफेस पे बाउंड है, सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। तो हम इनको फ्री कह भी सकते हैं और नहीं भी। इतनी टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, तो एल्यूमिनियम के अंदर तो बेटा एक एल्यूमिनियम का एटम जो है ना, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही हर के पास अलग अलग होते हैं, सोडियम के पास 1 होता है, मैग्नीशियम के पास 2 होता है। तो ऑन एन एवरेज क्या कहानी है, हमें तो एवरेज कहानी पढ़नी है, तो हम कहते हैं कि भाई हम तो सिस्टम की बात करेंगे। ये सामने अगर लोहे का मार्कर बना होता तो यहाँ पे एक एटम थोड़ी ना होता, यहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मोलर मास की बात की जाए तो उसमें तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑन एन एवरेज मेटल्स के पास लगभग 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा ठीक है, मतलब हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली, कंक्लूड कर लेते हैं फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो कंक्लूजन की बात क्या है? कंक्लूजन की बात ये है बेटा कि हम ये पढ़ना चाहते हैं, हम करंट तो बनाना चाहते हैं, करंट बनाने के लिए चार्जेस को मूव भी करवाना चाहते हैं, पर ये चार्जेस हैं कौन से, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, कौन सा है।
तो हमने कहा अगर हम सॉलिड कंडक्टर्स मींस अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लूजली बाउंड होते हैं हमारे न्यूक्लियस के साथ, और वो मोर और लेस फ्री होते हैं विद इन द कंडक्टर मूव करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही हमें करंट बना के देंगे। अब बात आती है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि हम पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहे, एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की। तो एक टर्म डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका कॉपर के लिए है जो लिखा है, किसके लिए है, कॉपर। ऑलमोस्ट सभी के लिए 10 की पावर 28, 29, 27 ऑलमोस्ट इतना होता है। कॉपर के लिए 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये वर्ड एन आपके पास बहुत बार आएगा। व्हाट इज एन? एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा आपने लिक्विड कंडक्टर्स भी सुने होंगे। लिक्विड कंडक्टर मींस इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में सुना है आपने। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर बेटा आयंस होते हैं, आयंस, कैटायंस। आपने सुना है कि जैसे NaCl सॉल्यूशन में लूँ तो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव भी होता है, और वहां पे दोनों ही कंडक्शन करवाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे आयंस होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? अभी अभी मैंने बताया बेटा, जैसे कंडक्टर होता है, जैसे इंसुलेटर होता है, ऐसे ही एक टर्म और आती है सेमी कंडक्टर्स। क्या आती है? सेमी कंडक्टर्स। तो व्हाट इज सेमी कंडक्टर? सेमी मीन्स हाफ, आधा कंडक्टर। ऐसा नहीं है कंडक्टर को बीच में से काट दो आधा कंडक्टर हो जाएगा, नहीं। मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर जैसी हैं, कुछ कुछ इंसुलेटर्स जैसी हैं, उनके बीच का है ये। तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इसमें एक नई टर्म आएगी होल्स। अब आप सोच रहे होंगे गड्ढे कब से काम करने लग गए। तो बेटा ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स हैं कुछ, इनकी क्लियरेंस होगी तब हम सेमीकंडक्टर यूनिट पढ़ेंगे। यस, देयर इज ए यूनिट इन आवर सिलेबस नेम्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये हमारी 14th चैप्टर रहेगा और हमारी लास्ट यूनिट रहेगी सिलेबस की, जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे नहीं। फिलहाल जानने के लिए जरूरी ये है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? ये वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंड है सिस्टम में, और ये फ्री हैं मूव करने के लिए, बट विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर के बाहर नहीं आ सकते ये। कंडक्टर से बाहर निकालने के लिए आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि अगर मान लो मैं अपने हाथ को ऐसे रब कर रही हूँ, इस क्लॉथ के साथ रब कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ वर्क फंक्शन जैसा होता है। वर्क फंक्शन मतलब कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालते हैं, उसको एक्चुअली में फ्री बोला जाता है। यहाँ फ्री का मतलब है विद इन द सरफेस वो मूव कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे नोट कीजिए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब हम कंडक्टर को और अच्छे से जानते हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है ऐसा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काम कर रही है, मतलब कैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो अब हमें अपना सारा ध्यान लेके जाना है कंडक्टर्स की तरफ। किसकी तरफ? कंडक्टर्स की तरफ। तो हम कहेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए कंडक्टर। तो अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? अब हम कंडक्टर्स को स्टडी करना चाह रहे हैं। आपको कंडक्टर्स के बारे में क्या पता होगा? कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को अलाउ करते हैं, जिनमें चार्जेस इजीली फ्लो करते हैं, ठीक है। कैसे फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। कहाँ से आए इलेक्ट्रॉन्स? बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोर और लेस फ्री होते हैं एक कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए, और यही हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब हो क्या रहा है हमारे कंडक्टर में? देखिए, ये हम एक पीस ऑफ कंडक्टर अज्यूम करते हैं, एक टुकड़ा।
सिलेंड्रिकल शेप है। इसके अंदर है क्या? एटम्स है। एटम्स हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे जो फिक्स होंगे। इसके अंदर फिक्स पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है इसमें? फिक्स पॉजिटिव आयन के साथ साथ फिक्स पॉजिटिव आयंस के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इनर शेल में प्रेजेंट है वो तो बाउंड है, और जो वैलेंस शेल में है वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से थोड़ी ना करंट बनता है, उसके लिए तो मूव करने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी बेटा, यही तो बात है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से थोड़ी ना कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाउंड भी तो हो सकते हैं, बंधे हुए हो सकते हैं, हमें तो मूव करवाने हैं, मूव करवाते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, देखिए फिलहाल जो हमारा ये रूम है, इस रूम में आप सोचिए कि जैसे मतलब ये हमारे पास है, ये एक मेटल है, ये जो पीस लगा हुआ है यहाँ पे हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। पर क्या मैं देखो हाथ लगा रही हूँ, मुझे तो करंट नहीं लग रहा। मतलब क्या इस पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर रहे? भी नहीं कर रहे होंगे, तभी तो इसमें करंट नहीं है। नहीं, ये आपका अजम्पशन गलत है। देखिए कैसे? कंडक्टर है, कंडक्टर में समझ आ गया, हमारे पास एटम्स हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ कर सकते हैं, पर भागने और दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब देखिए क्या होता है। अब हम कहते हैं एट रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड सिचुएशन लेते हैं, ना गर्मी ना सर्दी, एट रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 300 केल्विन। अब आपने एक थर्मल एनर्जी पढ़ी है एट रूम टेम्परेचर, जहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है। और थर्मल एनर्जी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम कहेंगे एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से फ्री? फ्री वाले कौन से? वैलेंस वाले। इलेक्ट्रॉन हैव सम थर्मल एनर्जी। कुछ ना कुछ उनके पास थर्मल एनर्जी है, और थर्मल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो ये मूव भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं बेटा। हमने ये देखा कि कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री भी हैं, और थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी है तो मूव भी करेंगे। तो मूव करेंगे तो फिर क्यों नहीं है करंट? मतलब मैं हाथ लगा रही हूँ, मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? रूम टेम्परेचर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, गर्मियाँ आ गई अब तो क्या हो रहा है ये? मतलब क्या चक्कर क्या है ये, उसको समझते हैं। देखिए अब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। हम कहेंगे कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया। अब ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन सीधा गया और इससे टकरा गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के कहीं और चला गया, टकरा के हो सकता है इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर मुड़ गया, फिर यहाँ पहुंच गया, टकरा गया, फिर हो सकता है वापस यहाँ पहुंच गया हो। क्या ये बात समझ आई? मतलब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, थर्मल एनर्जी भी है, उससे काइनेटिक भी है, और काइनेटिक से मोशन भी है। अब ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव्स, पर इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है बेटा। कहाँ मूव करता है इलेक्ट्रॉन? रैंडम। कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन आगे जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, कंप्लीटली रैंडम है। एग्जांपल दूं, क्लास में, स्कूल में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही मान लो बेल हो गई, ठीक है, लंच ब्रेक हो गया, कोई टीचर नहीं है आसपास, बच्चे फ्री हैं, फिर वो भागते हैं इधर से उधर, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वो रैंडम मोशन होता है।
हाँ वो तो ठीक है कि सब कोई कैंटीन या ग्राउंड की तरफ जा रहा है, पर वैसे सोचिए कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बच्चा यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, वो सारा रैंडम मोशन है। जैसे मार्केट का सीन हो गया हमारा, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, वो सारा रैंडम मोशन हो गया। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फ्री भी हैं, एनर्जी भी है, मूव भी करते हैं, बट इन रैंडम मैनर। तो आप सोच रहे होंगे रैंडम मैनर है तो क्या हुआ? तो रैंडम मैनर में बेटा ये होता है, ये कट कर लीजिए यहां से। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एनर्जी भी है, मूव भी कर रहे हैं, तो करंट क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस साइड भी आ रहे हैं बेटा। रैंडम है सब कुछ, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो रैंडम में जितने इधर जा रहे हैं उतने ही इधर आ रहे हैं। तो नेट कितना हो गया? 0। मतलब देखो कितनी अचंभे की बात है कि भाई एनर्जी वगैरह सब कुछ होते हुए भी करंट क्या हो गया? 0। तो हम कहेंगे रैंडम मोशन की वजह से इनका जो एवरेज है वो 0 हो जाता है। एक या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम फिर के टकरा के वापस अपनी जगह पे आ जाता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए एक सेक्शन है, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं, तो भी कैंसिल हो गया। या आप ऐसा समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन था, इधर गया टकराया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया टकराया और वापस अपनी जगह पे आ गया। यहाँ से शुरू हुआ था यहीं आ गया थोड़ी देर में, फिर उससे क्या होगा? कोई फर्क पड़ा? मूव किया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। जब घूम फिर के आना ही नहीं है तो करंट कैसा? नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन क्या किया हमने? सिर्फ हमें 4 लाइनें याद करनी है कंक्लूजन की। कंडक्टर है, रूम टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक मिल गई, मूव करने लग गया, बट रैंडम मैनर के अंदर मूव करने लग गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू kinetic energy electron move but in random manner so that the average current is 0, average velocity is also 0। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। अब भागना मतलब उसकी किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी की। तो एवरेज भी लेंगे ना वेलोसिटी का, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। तो हम कहेंगे ड्यू टू रैंडम मोशन एवरेज वेलोसिटी इज 0। और ये वेलोसिटी आई कहां से है? ये वेलोसिटी आई है थर्मल एनर्जी की वजह से, इसलिए इसको हम थर्मल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? इसको थर्मल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास अब कुछ टर्म्स आएंगी जो टर्म्स हमें पढ़नी है। तो उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है थर्मल वेलोसिटी। अब थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी एक्वायर की है उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी एक्वायर की है उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये हमें पता होना चाहिए कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, देखो इसको VTH लिख देते हैं, और कौन सी है ये? एवरेज। अगर हम थर्मल वेलोसिटी लें, उनका एवरेज निकालें, तो वो हमेशा आता है 0, रैंडमनेस की वजह से। किसकी वजह से? रैंडमनेस। इसके अलावा जो हमें वर्ड्स पढ़ने हैं वो हमें पढ़ना है, एक और वर्ड आएगा हमारे पास। जैसे आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, अब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कोई पॉजिटिव मिल सकता है, जिससे टकरा सकता है, कोलिजन हो रहा है। तो एक रिलैक्सेशन टाइम वर्ड आएगा आपके पास, ठीक है, और एक एवरेज डिस्टेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम कहते हैं एक आएगा हमारे पास मीन फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? मीन का मतलब एवरेज लिया गया है, फ्री मतलब वो मूव कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो दो कोलिजन है ना, मतलब कोई भी दो लगातार होने वाले कोलिजन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला,
यहाँ टकराया, ये पहला कॉलिजन, फिर यहाँ टकराया, ये दूसरा कॉलिजन। टकराया तो यहाँ पे भी है, पर इसके तो जस्ट बाद ये वाला कॉलिजन हुआ है ना, तो हम कहेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो टक्करों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा फ्री पाथ कहलाएगा, और उसका एवरेज ले लेंगे तो मीन फ्री पाथ होगा। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? इट इज द एवरेज ऑफ, it is the average distance between two successive collisions। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, एक बार बता देती हूँ। मान लो ये ऑब्स्टेकल्स है, एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकरा गया। तो देखो ये पहली बार टकराया, ये दूसरी बार टकराया, तो पहले और दूसरी लगातार जो टक्कर हुई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है फ्री पाथ। अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, तो एवरेज भी तो लेना पड़ेगा ना। किसी के लिए हो सकता है डिस्टेंस छोटा हो, किसी के लिए बड़ा हो, तो उसको कहते हैं एवरेज मीन फ्री पाथ, या फिर एवरेज पाथ बोल दिया, मीन फ्री पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म और आती है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। क्या आएगा? रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं बेटा। रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्स मतलब आराम करना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दो सक्सेसिव कॉलिजन है उसके बीच का जो टाइम गैप है उसको ही हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मतलब दो टकराएं हुई, दो टक्कर हुई, उसके बीच का टाइम कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो हम कहते हैं कि इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला टकराया, यहाँ से चला फिर टकराया, ये पहली टक्कर, ये दूसरी टक्कर, इसके बीच में कुछ टाइम लगा होगा, वो इसका रिलैक्सेशन टाइम है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टकराया, फिर ये यहाँ चला गया, तो यहाँ और यहाँ से फिर वापस आ गया, तो ये इसके बीच में जो टाइम लगा वो इसका रिलैक्सेशन टाइम है, और इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बन जाता है। ठीक है, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क वाला टॉ है ये, ठीक है ना, बट यहाँ पे मतलब क्या है इसका? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको नोट करनी है, ये आगे हमें समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए बेटा। अब बात आती है कि भाई अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा करंट बने, क्योंकि अब तक तो हमें लगता था कि करंट बनने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए और चार्ज फ्लो करना चाहिए। हमें लगता था चार्ज फ्लो कर गया तो करंट अपने आप बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अब इधर भी जितने जा रहे हैं वापस आ गए तो करंट थोड़ी ना बना, घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ गया, करंट थोड़ी ना बना। मतलब हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके लिए कौन? अब वही बात है ना, जैसे लंच ब्रेक होगा, बच्चे इधर उधर भागने पड़ेंगे। अगर उन सभी को आपको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में भेजना है तो हमारे डीपी सर होते हैं ना, उनको गाइड करने के लिए, उनको डांटने के लिए कि नहीं भाई चलना तुम्हें सीधा है, सामने जाना है तुम्हें। तो यहाँ पे हमारा गाइड, हमारा डीपी कौन है? आपको पता है बेटा कि आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको बैटरी लगानी पड़ती है। जैसे अगर मैं एक लोहे का तार ले लूं, उस तार पे हाथ लगाऊंगी तो करंट नहीं है, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है, सब कुछ एवरेज होके जीरो हो गया। लेकिन अगर वहीं पे मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो आपको डेफिनेटली पता है उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चाहते हैं, फ्लो करवाना चाहते हैं, तो हमें उसके अक्रॉस क्या लगाना पड़ेगा? हमें उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। अब सोचो कि क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आई भी बात कुछ हमें अच्छे से।
तो इसको ऐसा समझते हैं, देखिए ये कंडक्टर है, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दो, क्या सेटअप कर दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। क्या सीधे सीधे मूव करेंगे? नहीं, ध्यान से देखिए कैसे मूव करेंगे। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम रहेंगे, इसका असर होगा। जैसे होते हैं ना, जैसे डीपी सर खड़े हैं, अब बच्चे कोशिश तो करते हैं इधर उधर भागने की, पर इन टाइम जाना तो उन्हें फिर ग्राउंड की तरफ ही होता है, जाना तो उन्हें अपने क्लासरूम की तरफ ही होता है। तो देखिए, मान लो कुछ पॉजिटिव आयंस हैं हमारे सिस्टम में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब हम एक ही इलेक्ट्रॉन का मोशन देखेंगे बेटा, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं देखेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा था, ये जाएगा, टकराएगा, धाम धूम धूम, और वापस आके अपनी जगह पे यहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो चला, जरूरी है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगे, हाँ इसको इस साइड फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बात है, पर स्टार्टिंग रैंडम तरीके से ही होगी। लो टकरा गया, अब इधर चला गया, अब मान लो टकरा के इधर चला गया, अब हो सकता है यहाँ चला गया हो, ठीक है। अब इसके बाद टकराने के बाद हो सकता है यहाँ चला गया हो, और फिर टकरा के हो सकता है यहाँ आ गया हो। अब देखिए, अब ये वापस घूम फिर के अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। जैसे अगर मैं शुरुआत की बात करूं, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ऐसा होता था, इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऐसे गया, ऐसे किधर भी जा सकता है और वापस घूम फिर के यहाँ आ गया। इस केस के अंदर कोई ड्रिफ्ट हुआ, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा नहीं, इधर उधर गया तो सी, लेकिन वापस यहीं आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होगा, अगर आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो फाइनली क्या होगा, हो सकता है इधर उधर भागा हो, यहाँ गया हो, यहाँ गया हो, यहाँ गया हो सकता है ऊपर भी गया हो, पर फाइनली वो यहाँ आ गया। जो डॉट वाली लाइन है ना, ये डॉट लाइन, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, और ये सॉलिड वाली लाइन है ना, ये है इन द एब्सेंस। क्या बात समझ आई? सॉलिड वाली लाइन जहां से शुरू हो रही है वापस वहीं आके रुक रही है, डॉट वाली लाइन यहां से शुरू हो रही है पर यहां आके रुक रही है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन शुरू यहां करेगा पर खत्म यहां हो गया, मतलब कहीं ना कहीं देखो तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो हुआ ना, डीपी सर वाला काम कर दिया, भाग तो रहा था इधर उधर, लेकिन आखिरकार अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया थोड़ा बहुत। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है ना इसने, यही कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन चलने लग गए हैं, कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेटा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल हुआ। अभी इसके आगे डेरिवेशंस भी आएंगे, तो ये डेरिवेशंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ हमें आज ये समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज। इसके बेसिस पे आप जब के मॉड्यूल के स्टार्टिंग के कुछ 10 क्वेश्चंस हैं वो आप कवर कर सकते हैं, उसके बाद की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है।